आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं टेम्परेचर कंपनसेटिंग लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। इससे पहले जब हमने लॉगरिथमिक एम्पलीफायर स्टडी किया था यूजिंग ट्रांजिस्टर, तो अगर हम उसके अंदर उसके आउटपुट एक्सप्रेशन को देखते हैं तो जो हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, वो आता है -VT log V इनपुट बाय RIS। ठीक है, ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का एक्सप्रेशन था ट्रांजिस्टर के केस में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, थर्मल वोल्टेज VT पर और रिवर्स सैचुरेशन करंट IS पर, जो कि दोनों ही कैसे होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ अगर ये वेरी करते हैं तो आउटपुट भी वेरी करेगी, आउटपुट स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमें आउटपुट को क्या करना है, स्टेबल करना है। तो इस आउटपुट को स्टेबल करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर कंपनसेटिंग लॉगरिथमिक एम्पलीफायर को। टेम्परेचर को क्या करना है, कंपनसेट करना है। तो देखिए, अगर हमें टेम्परेचर कंपनसेटिंग लॉगरिथमिक एम्पलीफायर बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है तो हमें क्या चाहिए, 2 लॉगरिथमिक एम्पलीफायर्स चाहिए। ठीक है, एक क्या चाहिए, थर्ड जो है वो हमारा चाहिए एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और जो फोर्थ है वो क्या चाहिए, एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प होना चाहिए। अगर ये 4 हमारे पास हैं तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से हम टेम्परेचर कंपनसेटिंग लॉगरिथमिक एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो जो हमारा सर्किट होगा टेम्परेचर कंपनसेटिंग लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का, वो हमारा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है। ये हमारा सेकंड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है। ठीक है, सेकंड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई की है जिसको हम बोल लेंगे रेफरेंस वोल्टेज रेजिस्टेंस R के थ्रू। यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है, वो भी रेजिस्टेंस R के थ्रू ही अप्लाई की है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, जब हम ये 2 लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, ये जो दोनों रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेकेंड थिंग आपने क्या याद रखना है कि ये जो हम ट्रांजिस्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर होने चाहिए, ताकि इनके लिए IS रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू और VT थर्मल वोल्टेज दोनों की जो वैल्यू हो वो क्या रहे, सेम रहे। IS और VT दोनों की वैल्यू सेम रहे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लॉगरिथमिक एम्पलीफायर जिनके लिए ये दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल हो और जो 2 रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं वो आइडेंटिकल हो, हमने ऐसे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कंसीडर करने हैं। ठीक है, एक पर हम अप्लाई करेंगे इनपुट वोल्टेज, एक पर हम कोई भी रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब उसके बाद इन दोनों लॉगरिथमिक एम्पलीफायर्स की जो भी आउटपुट होगी, ठीक है, लेट कर लेते हैं फर्स्ट वाले की है VA और सेकंड वाले की जो है वो VB है, तो दोनों की ही आउटपुट को हम किस पर अप्लाई करेंगे, डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, VA फर्स्ट लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की जो आउटपुट है उसको रेजिस्टेंस R1 के थ्रू डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है, और जो सेकेंड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है उसकी आउटपुट को एक रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस, ठीक है, R3 की हेल्प से कहाँ पर अप्लाई किया गया है, इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। ठीक है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए जो VA और VB है वो क्या कर रही हैं, वो इनपुट का काम कर रही हैं। ठीक है, इसको एक रेजिस्टेंस R1 के थ्रू और यहाँ से जो वोल्टेज मिल रही है उसको रेजिस्टेंस R3 के थ्रू अप्लाई किया है। ठीक है, ये एक हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट होता है। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, नाम से पता चल रहा है आपको, तो इसका मतलब ये जो 2 वोल्टेजेस का डिफरेंस हमें मिलेगा यहाँ पर,
ठीक है। इस पॉइंट पर जो मतलब VA और VB का जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करके हमें ये देगा, या फिर कहें कि जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, किसके प्रोपोर्शनल आएगी, वो इन दोनों इनपुट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। इसीलिए ये किसकी तरह वर्क करेगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। दो इनपुट वोल्टेजेस के डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। आउटपुट वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होगी, इन दोनों वोल्टेजेस के डिफरेंस के। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो भी आउटपुट होगी, ठीक है, उसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प पर, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है तो इसका मतलब ये जो आउटपुट आएगी वो कहाँ जाएगी, इस ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आएगी, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट इस नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए इनपुट का काम करेगी, ठीक है। और फिर इस कि जो भी आउटपुट होगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो हम टेम्परेचर को कंपनसेट करना चाह रहे थे या फिर जो भी ट्रांजिस्टर की हेल्प से जो भी लिमिटेशन आ रही थी वो रिमूव होती है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसकी क्या देखते हैं, वर्किंग स्टडी करते हैं। तो ये हमारा था टेम्परेचर कंपनसेटिंग लोगरिथमिक एम्पलीफायर का सर्किट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दोनों सेम, दोनों ट्रांजिस्टर सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 और R6 ये डिफरेंट ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ये एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। तो देखिए सबसे पहले ये अपने ध्यान रखना है, फर्स्ट लोगरिथमिक एम्पलीफायर पर जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करी है वो है हमारे पास Vin, और सेकंड पर जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है वो हमारी रेफरेंस वोल्टेज है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट वाले लोगरिथमिक एम्पलीफायर के आउटपुट को देखते हैं, ठीक है, तो क्या होती है लोगरिथमिक एम्पलीफायर की आउटपुट ट्रांजिस्टर वाले के केस में, वो होती है हमारी -VT log ऑफ V इनपुट बाय RIS, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज, ये R, इसका रिवर्स सैचुरेशन करंट IS, ये हमारी क्या होती है, इनपुट आउटपुट का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, VA। तो फर्स्ट लोगरिथमिक एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो हमारी ये हो जाएगी। सिमिलरली सेकंड लोगरिथमिक एम्पलीफायर की जो आउटपुट है, लेट कर लेते हैं वो VB है, वो हमारी कितनी हो जाएगी, -VT ही रहेगा क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर हमने आइडेंटिकल यूज़ किए हैं। log ऑफ, बस इनपुट वोल्टेज की जगह हमने क्या यूज़ किया था, एक रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो Vin की जगह क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा। दोनों सेम रेजिस्टेंस थे R, दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल थे, तो IS की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या आ गई हमारे पास, दोनों लोगरिथमिक एम्पलीफायर्स के आउटपुट, फर्स्ट की और सेकंड की, ठीक है। अब इन दोनों को हमने कहाँ अप्लाई किया था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट पर अप्लाई किया था, ठीक है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अगर इनपुट पर हमने अप्लाई किया है तो इसका मतलब उसकी जो आउटपुट आएगी वो इन दोनों वोल्टेजेस का क्या आएगी, डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, लेट कर लेते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो कितनी मिल रही है हमें, VC। तो VC किसके प्रोपोर्शनल होगी, इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी। तो VC किसके प्रोपोर्शनल हमें मिलेगी, VA माइनस VB के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। VA की जो वैल्यू आ रही थी और VB की जो वैल्यू आ रही थी वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वहाँ से हमने -VT को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, log ऑफ V इनपुट बाय RIS माइनस में log ऑफ VR बाय RIS। log M माइनस log N क्या होता है, log M बाय N। उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इस टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, इस टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल, RIS से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, log ऑफ V इनपुट बाय VR, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गई, -VT log ऑफ V इन बाय VR। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ तक आते आते एक जो हमारे पास कंडीशन आ रही थी IS के ऊपर डिपेंडेंसी, वो क्या हो गई, यहाँ से रिमूव हो गई, ठीक है। एक जो टर्म थी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म थी वो यहाँ से क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो एक लिमिटेशन तो कम हो गई, लेकिन स्टिल
अभी भी जो आउटपुट वोल्टेज है इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, वो किस पर डिपेंड कर रही है? थर्मल वोल्टेज Vt पर डिपेंड कर रही है। तो अब हमें क्या करना होगा? इसको भी रिमूव करना होगा। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के आउटपुट को कहाँ पर अप्लाई करते हैं? इस नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? ये R6, और इनपुट रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? ये R5 काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प की हम आउटपुट देखते हैं या अगर उसका गेन देखते हैं, तो वो क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट किसके इक्वल होता है? 1 प्लस में RF बाई R, यही होता था। RF होता था फीडबैक रेजिस्टेंस, और R ये जो हम इनपुट पर रेजिस्टेंस अप्लाई करते थे वो। लेकिन फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर है R6 और यहाँ पर R की जगह है R5। तो यहाँ पर जो हमारे पास गेन या फिर आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 प्लस में R6 बाई R5, RF बाई R, ठीक है, इनटू में इनपुट वोल्टेज अब यहाँ पर क्या है? वो हमारी Vc के इक्वल है। इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर की आउटपुट है, तो जो आउटपुट बनेगी वो क्या बनेगी? 1 प्लस में R6 बाई R5 इनटू में Vc। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा था जो Vc था वो तो इस टर्म के प्रोपोर्शनल था। तो इसका मतलब जैसे ही हम यहाँ पर Vc की वैल्यू पुट करते हैं, तो जो हमारी आउटपुट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? वो हमारी प्रोपोर्शनल बन जाएगी 1 प्लस में R6 बाई R5। ठीक है, और साथ में Vc की वैल्यू जो कि है माइनस में Vt log ऑफ V इन बाय VR। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो आउटपुट आ रही है ना लास्ट में, बिल्कुल इस नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की जो आउटपुट आ रही है वो क्या है? एक स्टेबल आउटपुट है। स्टेबल क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस हम R5 यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस को इस तरीके से हमने कंसीडर किया है कि ये इस Vt के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। कंपनसेट कैसे करेगा? मान लीजिए Vt कुछ अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से जो Vt की वैल्यू है वो क्या हो गई? वो कुछ इंक्रीज हो गई। तो ये जो R5 है ये क्या करेगा? ये इस तरीके से कंसीडर किया है हमने कि ये इस इंक्रीज को क्या कर देगा? कंपनसेट कर देगा। ठीक है, उस इंक्रीज को टेम्परेचर बढ़ने से जो भी इसके अंदर इंक्रीमेंट आया Vt के अंदर, R5 उसको क्या कर देगा? कंपनसेट कर देगा, ताकि आउटपुट उतनी की उतनी ही रहे हमारे पास। आउटपुट क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी। अब मान लेते हैं टेम्परेचर डिक्रीज करने से इस Vt की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस Vt के अंदर डिक्रीज हो रहा है तो उस डिक्रीज को कौन कंपनसेट कर देगा? ये R5। कि कितना डिक्रीज हो रहा है उसको कौन कंपनसेट कर देगा? ये R5 कंपनसेट कर देगा। ठीक है, जितना डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ये R5 जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है R5 की वो चेंज होती रहेगी। और कैसे चेंज होती रहेगी? जितना इसमें चेंज आएगा Vt के अंदर, उतना ही चेंज R5 के अंदर आएगा, और ऐसा चेंज कि वो क्या हो जाए? कंपनसेट हो जाए। ठीक है, जितना इंक्रीज उतना ही ये उसको कंपनसेट कर देगा, जितना डिक्रीज उतना ही ये R5 उसको कंपनसेट कर देगा। तो इसका मतलब इस टाइप से आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आउटपुट जो आ रही है हमारी वो क्या रहेगी? एज इट इज़ रहेगी, एक स्टेबल आउटपुट हमें मिलेगी। तो इसका मतलब R5 जो है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है कि ये क्या कर सकता है? Vt के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, नलीफाई कर देता है। तो इस टाइप से हमारी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी थी Vt की वजह से वो भी क्या हो गई? रिमूव। IS वाली पहले ही रिमूव कर दी थी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की वजह से, और Vt वाली किस वजह से रिमूव हो गई? नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा था टेम्परेचर कंपनसेटिंग लोगरिथमिक एम्पलीफायर। ठीक है, अगर इसी टाइप से हम एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर डिज़ाइन करना चाहें तो उसमें बस थोड़े से चेंजेस हमें करने होंगे कि ये जो हम ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस ले रहे हैं इनकी पोजीशन को क्या करना होगा? इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है बस।
इस आर को यहाँ ले लेंगे, ट्रांजिस्टर को यहाँ कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड एम्पलीफायर में भी ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस की पोजीशन को क्या कर देंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे। तो यही पूरा सर्किट हमारा क्या बन जाएगा, एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ कर लेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्यों यूज़ करेंगे, ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगरिथमिक एम्पलीफायर और एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर में जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही थी उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेम्परेचर कंपनसेटिंग लोगरिथमिक एंड एंटी लोगरिथमिक एम्पलीफायर। थैंक यू।